Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with a Topper. I hope you all are doing well. So in today's video we are going to talk about trends in modern period. Before this video you must know about the modern period and introduction to the modern period. If you haven't watched the video, go watch. I'm adding link in description as well as I'm adding the card. So let's talk about trends in modern period. मॉडर्न पीरियड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो पीरियड है जो 19th सेंचुरी के बाद से शुरू हुआ था लिटरेचर का, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लिटरेरी मोमेंट्स और स्टाइल्स आ गए. दिस इरा इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन बोथ कंटेंट एंड फॉर्म. ये इरा जो है इसके अंदर क्या हुआ था कि लिटरेचर के कंटेंट में भी सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स और चेंजेस आई थी और लिटरेचर के फॉर्म में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ गई थी जो कि रिफ्लेक्ट करती थी चेंजिंग वर्ल्ड व्यूज़. दुनिया चेंज हो रही थी, उस चीज़ की ये रिफ्लेक्शन थी. टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रही थी, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी. तो इन सब चीज़ों का पोइट्री और लिटरेचर पे ये इफेक्ट था कि उनके अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग्स आ गई थी. लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पोइट्री की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म. मॉडर्न पोइट्री के अंदर यानी कि मॉडर्न पोइट्स जो भी थे वो क्या करते थे कि नए फॉर्म्स को एक्सपेरिमेंट करते थे. उन्होंने पहले के जो टिपिकल और ट्रेडिशनल पोइटिक फॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया और नई चीज़ें नए फॉर्म्स लेकर आए. और उन्होंने क्या किया कि फ्री वर्ड्स को अपने पोएम के पोइट्री के अंदर यूज़ किया और इसके साथ साथ इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स, खुद से नए नए स्ट्रक्चर्स बनाए इंस्टेड के वो पुराने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते. They played with arrangements of lines, punctuation and spacing to create new rhythms and effects. उन्होंने lines और punctuation और spacing के साथ arrangements किए, उनके साथ they played with them और फिर उन्होंने नए rhythms और effects पैदा कर दिए अपनी poetry में. The second characteristic is theme of disillusionment and alienation. मॉडर्न पोइट्स जो थे उनकी पोइट्री के अंदर हमें डिसइल्यूजनमेंट और एलियनेशन का थीम बहुत ज़्यादा मिलता है और ये थीम हमें मिलता है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर. मॉडर्न जो पीरियड था वो वर्ल्ड वॉर्स के फ़ौरन बाद स्टार्ट हुआ था. तो वर्ल्ड वॉर के अंदर पोइट्स ने ब्लड शेड देखा था, वॉर देखा था, हॉरर देखा था, डिस्ट्रक्शन देखी थी. तो इन सब चीज़ों की वजह से उनकी पोइट्री के अंदर भी हमें थीम ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड एलियनेशन मिलता है. एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ, और उनकी पोइट्री के अंदर फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ का भी हमें थीम मिलता है. What else? The horrors of war, industrialization and urbanization deeply influenced their work. वॉर और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से उनकी पोइट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन. मॉडर्न पोइट्री जो है वो ज़्यादातर इनर थॉट्स और इमोशंस पे फोकस करती है. पोइट के इनर थॉट्स और उसके इनर इमोशंस यानी कि पोइट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल पर्सपेक्टिव्स पे फोकस करती है, जिसको कहा जाता है सब्जेक्टिविटी. यानी कि मॉडर्न पोइट्री के अंदर हमें सब्जेक्टिविटी मिलती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं मिलती है. जब हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं तो इसका मतलब है कि सब के लिए चीज़ सेम हो, लेकिन जब हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं तो मतलब ये कि हर एक का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर एक का अपना अलग ज़िंदगी के बारे में उनकी अलग सी थिंकिंग होती है. तो सब्जेक्टिविटी मीन्स कि पोइट अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करे बजाय इसके कि वो किसी शेयर्ड एक्सपीरियंस को शेयर करे. Then comes social and political engagement. Poets engaged with contemporary social and political issues. Poets ने अपनी पोइट्री के अंदर सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात की. उन्होंने जिन टॉपिक्स के पे बात की वो टॉपिक्स हैं इनइक्वालिटी, ऑप्रेशन एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस. उन्होंने अपनी पोइट्री को यूज़ किया एक प्लेटफॉर्म की तरह ताकि वो क्या करें, क्रिटिक करें, ताकि वो सोसाइटी के अंदर जो भी गलत काम हो रहे हैं या पॉलिटिक्स में जो भी इनअप्रोप्रिएट काम हो रहे हैं उन पर क्रिटिसाइज कर सके और लोगों के अंदर एक्टिविज्म पैदा कर सके. देन कम्स डाइवर्स वॉइसेस. द मॉडर्न एज सॉ द राइज ऑफ डाइवर्स वॉइसेस. मॉडर्न एज से पहले क्या होता था कि पोइट्री जो है उसके अंदर एक सिंगल वॉइस होती थी ओवरऑल जनरल मैन की, आदमी की. लेकिन जब मॉडर्न एज की पोइट्री थी उसमें क्या हो गया कि उसके अंदर डाइवर्स वॉइसेस आ गए. यानी कि पोइट्री के अंदर ख़वातीन की भी आवाज़ थी, हर कलर के लोगों की आवाज़ थी, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, और हर ग्रुप के लोगों की आवाज़ थी. यानी कि पोइट्री के अंदर विमेन को भी डिस्कस किया गया विमेन के पर्सपेक्टिव से, हर कलर के लोगों को, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट, और हर रीजन, हर इलाके के, हर ग्रुप के लोगों के बारे में बात हुई. लेकिन इससे पहले जो है सिर्फ एलीट क्लास, सिर्फ नोबल मैन और इस तरह के लोगों के बारे में बात होती थी. ओके, एग्जाम्पल्स फ्रॉम मॉडर्न पोइट्री. ये तो हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि मॉडर्न पोइट्री की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं.
अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल भी होनी चाहिए कि हम कहें कि मॉडर्न पोइट्री की ये जो पोएम है इसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है. सो नाउ विल डू दैट. द फर्स्ट वन इज़ द वेस्ट लैंड बाई T.S. Eliot. T.S. Eliot की एक बहुत ही मशहूर पोएम है द वेस्ट लैंड. इस पोएम के अंदर T.S. Eliot ने बात की है डिसइल्यूजनमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन सोसाइटी. ऊपर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी वो इसकी पोइट्री के अंदर आ गई. और इसी तरह इस पोएम के अंदर मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी और डिसअरे के बारे में भी बात हुई थी. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड परफ्रॉक बाई T.S. Eliot. T.S. Eliot की ही दूसरी पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड परफ्रॉक. इस पोएम के अंदर उन्होंने जिस बात को एक्सप्लोर किया है वो है इनर थॉट्स एंड एंजाइटीज ऑफ द टाइटुलर कैरेक्टर. कैरेक्टर के इनर थॉट्स और एंजाइटीज़ के बारे में बात की है जो कि एलियनेशन और डिसकनेक्शन को शो करते हैं. अगर आपने ये पोइट्रीज पढ़ी हैं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह अल्फ्रेड परफ्रॉक जो है वो अपने ही थॉट्स की वजह से एक डिप्रेस्ड और एलियनेटेड जिंदगी गुजारता है. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है द रोड नॉट टेकन. इसमें भी यही होता है कि इस पोएम के अंदर चॉइसेस और इंडिविजुअलिटी के बारे में बात की यानी कि सब्जेक्टिविटी के बारे में बात की है. और इस पोइट्री के अंदर आइडिया ऑफ पर्सनल एजेंसी हमें मिलती है कि बंदे की अपने जो डिसीजंस होते हैं वो उनकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं. द फोर्थ एग्जाम्पल इज स्टिल आई राइज बाय माया एंजलो. माया एंजलो की जो पोएम है स्टिल आई राइज उसके अंदर इन्होंने माया एंजलो ने क्या किया है कि रेशल और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बात की है, रेजिलियंस के बारे में बात की है और एम्पावरमेंट के बारे में बात की है. टॉपिक से हमें पता लगता है कि स्टिल आई राइज इसके अंदर रेजिलियंस की बात हो रही है, रेशल और जेंडर आइडेंटिटी की बात हो रही है जो कि मॉडर्न पोइट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेकेंड कमिंग बाय W.B. Yeats. इस पोएम के अंदर W.B. Yeats ने क्या किया है कि उन्होंने जिस बात को रिफ्लेक्ट किया है वो है टर्बुलेंट टाइम्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के जो शुरू का जो टाइम था उसके अंदर का जो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी या फिर उस टाइम को इन्होंने अपनी पोएम के अंदर रिफ्लेक्ट किया है. और यानी कि मॉडर्निज़म को शो करता है कि जब मॉडर्निज़म आ गई तो तब सोसाइटी कैसी थी, इन्वायरमेंट कैसा था, लोगों का बिहेवियर कैसा था एंड ऑल दिस. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउल बाय एलन गिन्सबर्ग. इस पोएम के अंदर Ginsberg's poem is a quintessential example of the Beat generation's countercultural and anti-establishment poetry. It delves into the themes of rebellion, mental illness and sexuality. Once again, इसमें भी जो है ना मॉडर्निस्ट या फिर मॉडर्न टाइम की मॉडर्न पोइट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें यही मिलती हैं कि काउंटर कल्चरल यानी कि अपने कल्चर को जो पुराने बहुत पहले से चीज़ें आ रही हैं उनको काउंटर करना, उनके खिलाफ जाना, इस चीज़ को शो किया है जिसको हम लोग रिबेल भी कहते हैं. तो इसके अंदर थीम्स ऑफ रिबेलियन, मेंटल इलनेस और सेक्सुअलिटी ये थीम्स आती हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डाइविंग इनटू द रैक बाय रिच. डाइविंग इनटू द रैक जो है इस पोएम के अंदर ये एक फेमिनिस्ट पोएम है जिसके अंदर जो थीम्स हमें मिलती हैं दे आर द थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिटी एंड मेटाफोरिकल रैक ऑफ पैट्रियार्की. ये जो है ना फेमिनिस्ट पोएम है तो इसके अंदर पैट्रियार्की के बारे में बात हुई यानी कि पैट्रियार्की मतलब फादर का या फिर घर के जो फैमिली है एक फैमिली यूनिट है उसके अंदर फादर का डोमिनेंट होना और मदर का या फीमेल्स का डोमिनेंट नहीं होना इसके बारे में बात हुई है. सेल्फ डिस्कवरी एंड आइडेंटिटी के बारे में भी बात हुई है. तो अभी हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स डिस्कस की उन सब में हमें डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न पोइट्री नज़र आती है और ये भी हमें पता लगता है कि पोइट्स ने चेंजिंग वर्ल्ड को किस तरह से अपनी पोइम्स के अंदर रिफ्लेक्ट किया है. मॉडर्न पोइट्री ऑल्सो रेफर्स टू एज कंटेम्प्रेरी पोइट्री. मॉडर्न पोइट्री को कंटेम्प्रेरी पोइट्री भी कहा जाता है और इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि द फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज एंड स्टाइल. मॉडर्न पोइट्री की लैंग्वेज एंड स्टाइल कुछ इस तरह की होती थी कि सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी होती थी, उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे. ज़्यादातर पोइट्स ने फ्री वर्ड्स यूज़ किया, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. एंड उसके अलावा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे भी काम हुआ था. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अगर हम किसी नावल के अंदर किसी कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं तो उस कैरेक्टर के ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके साथ साथ उसके माइंड में जितनी भी बातें चल रही हैं उन सब के बारे में भी रीडर को पता लगता है. तो ये चीज़ भी
जो है मॉडर्न पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा थीम्स एंड सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह के थे कि एवरीडे लाइफ, नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल मैन के बारे में बात होती थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोबल मैन और किंग्स और नाइट्स की नहीं, बल्कि एवरीडे लाइफ मैन की बात होती थी। उसके अलावा इनर थॉट्स एंड इमोशंस पे ज़्यादा बात होती थी, और सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे मॉडर्न पोइट्री में बात होती थी। स्ट्रक्चर और फॉर्म के बारे में ये था कि एक्सपेरिमेंटेशन हुई। मॉडर्न पोइट्स ने पुरानी चीज़ों को फॉलो करने के बजाय एक्सपेरिमेंटेशन से नए फॉर्म्स और नए कंटेंट्स अपनी पोइट्री के अंदर लेकर आए। और विजुअल पोइट्री, पोइट्री जो होती थी वो विजुअल होती थी, विच मीन्स दैट पोइट जो पोइट्री लिखता था उसको रीडर पढ़ के उसके जहन में इमेजेस बनते थे कि उसके जहन में कोई मंजर बनता है, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आती है, तो इस तरह की पोइट्री होती थी जो कि विजुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती थी। देन कम्स रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशनल जितनी भी चीज़ें थी उनको मॉडर्न पोइट्स ने रिजेक्ट किया, स्पेशली विक्टोरियन टाइम्स की पोइट्री को रिजेक्ट किया, और फिर जो है ना नई चीज़ें लेकर आ गए, पुरानी चीज़ों को और पुराने वेज ऑफ लिटरेचर या फिर वेज ऑफ पोइट्री को इन्होंने डिनाई किया। देन कम्स रिबेलियन। ज़्यादातर जो पोइट्स थे उन्होंने रिबेल किया कि जितने भी पुराने फॉर्म्स हैं उनको रिबेल किया और नई चीज़ें लेकर आए। इट्स द सेम थिंग। पर्सनल एक्सप्रेशन, पोइट्स ने सब्जेक्टिविटी को अपनी पोइट्री के अंदर ऐड किया, यानी कि वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते बजाय इसके कि जनरल चीज़ों को शेयर करें। देन कम्स कन्फेशनल पोइट्री, और इनकी जो पोइट्री होती थी वो कन्फेशनल होती थी, यानी कि इसके अंदर कन्फेशंस होती थी कि पोइट जो है वो पर्सनल डिटेल्स अपनी ज़िंदगी के बारे में उस पोइम्स के अंदर लिखते थे। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसमें जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर, मॉडर्न पोइट्री जो है वो मॉडर्न कल्चर को ही रिप्रेजेंट करती है बजाय इसके कि वो पुराने कल्चर को रिप्रेजेंट करे। देन कम्स मल्टी कल्चरल एंड डाइवर्स वॉइसेस। इससे पहले एक ही वॉइस होती थी नोबल क्लास की, लेकिन अभी जो है ना पोइट्री के अंदर बहुत सारी मल्टीपल वॉइसेस आ गई, मैन की, वीमेन की, ब्लैक, वाइट और हर क्लास की, हर ग्रुप की। देन कम्स टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया, क्योंकि मॉडर्न टाइम जैसे ही शुरू हुआ टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया ने भी डेवलप किया था, तो जिसकी वजह से पोइट्री के अंदर ऑडियो, वीडियो और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की चीज़, इंटरेक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो पोइट्री के अंदर आ गए। इससे पहले लोग जो है वॉइस और पिक्चर्स और इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन मॉडर्न पोइट्री के अंदर पोइट्स ने ऐसी पोइट्री लिखी कि जिसको पढ़ के ही बंदे के जहन में इमेजेस बने। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मल्टी मीडिया। अब हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। हमें जिन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि मॉडर्न पोइट्री जो है उसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स और अप्रोचेस आते हैं। मॉडर्न पोइट्री से मुराद है पोइट्री, वो पोइट्री जो 19th सेंचुरी से लेके अब तक लिखी जा रही है, और इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट मोमेंट्स और इंडिविजुअल पोइट्स गुजरे हैं कि जिनका पार्ट रहा है मॉडर्न पोइट्री के अंदर। दैट्स ऑल, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।